नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां, नई उम्मीदें, नए जो टारगेट उनको हासिल करने की जो प्रक्रिया है वो सारी आपको इस नए साल के अवसर पर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी को हार्दिक बधाई और माता रानी की कृपा आप सभी पर और साथ ही साथ मेरे पर भी बनी रहे। इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं गणपत पूनिया। हमारा जो सेशन चल रहा था तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान का, शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर हमारी जो पिछली क्लास जो कक्षाएं हुई थी उनमें शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति, शिक्षा का मतलब किन भाषा से उनका उत्पन्न होना, बालक के जीवन में शिक्षा मनोविज्ञान की क्या भूमिका है, एक शिक्षक के जीवन में मनोविज्ञान की क्या भूमिका है, मनोविज्ञान हमारे जीवन के अंतर्गत कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, मनोविज्ञान की उत्पत्ति के कौन कौन से चरण थे, इन सभी बातों पर हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। आज का जो हमारा सेशन है वो है कि मनोवैज्ञानिकों का शिक्षा में योगदान, यानी जो विश्व में मनोवैज्ञानिक हुए थे उनका शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या योगदान रहा था, उन सारी बातों पर आज हम विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। बने रहें आप हमारे सेशन के अंत तक और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करें, ठीक है ना, ताकि मुझे आप सबका जो सहयोग और प्रोत्साहन मिलता रहे और मैं इसी मजबूती के साथ आगे आपसे मतलब एक स्टेप कदम बाय कदम आगे बढ़ता रहूं। अब बिना समय गवाए हम चलते हैं हमारे शिक्षा मनोविज्ञान की ओर। तो बात करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मनोवैज्ञानिकों का ठीक है, बात करते हैं मनोवैज्ञानिकों का शिक्षा में योगदान, ठीक है ना, किन किन मनोवैज्ञानिकों का क्या क्या योगदान है, ये सारी बातें हम विस्तार से आगे करते रहेंगे। सबसे पहले हमारे पास सामने एक मनोवैज्ञानिक आते हैं, E.L. थॉर्नडाइक। नाम तो आपने सुना है कि थॉर्नडाइक ये जो प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान माना जाता है इनको, ठीक है ना। थॉर्नडाइक कौन है? इनको प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक का जनक इनको माना गया है, ठीक है ना। फिर आते हैं थॉर्नडाइक, जड़, टर्मन आदि के प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट स्वरूप प्राप्त हुआ। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट रूप से जो इनका उल्लेख मिलता है या जो स्वरूप प्राप्त हुआ है उनमें किन किन मनोवैज्ञानिकों का योगदान है, तो हमारे सामने सबसे पहला आता है थॉर्नडाइक, जड़ और टर्मन। ये तीनों नाम याद रखने, बहुत ही सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया इनके बारे में, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट रूप से मतलब स्वरूप प्राप्त करने में जिनकी भूमिका रही थी वो उसमें कौन कौन है? थॉर्नडाइक, जड़ और टर्मन, ठीक है। बात करते हैं आगे केटल, एक मनोवैज्ञानिक आते हैं केटल, जिन्होंने व्यक्तित्व के 16 शील गुण, यानी व्यक्तित्व को मापन करने के लिए उनके अंतर्गत कौन कौन से गुण होते हैं, उन्होंने ये 16 शील गुण यानी 16 पीएफ का निर्माण किया था। रीट 2000 जो 18 वाली भर्ती थी उसमें पूछा गया था कि 16 पीएफ का निर्माण किसने किया था। ये सीटेट एग्जाम के अंतर्गत की पूछा गया है मनोविज्ञानिक के अंदर कि ये जो 16 शील गुण है या 16 पीएफ है ये किसकी योगदान है, तो ये हमारे केटल, ठीक है। इस चीज को आप याद रखना कि केटल का नाम आते ही आपके मन में सीधा आना चाहिए कि 16 शील गुण या 16 पीएफ का निर्माण केटल के द्वारा किया गया। अब बात करते हैं हम आगे, मॉर्गन एंड मुरे ने 1935 में व्यक्तित्व मापन के लिए एक प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण बोले तो TAT का निर्माण किया था। यानी आपको पूछा जाए कि 16 पीएफ का निर्माण किसने किया, तो वो किया है केटल ने, और TAT का निर्माण किसने किया है, तो मॉर्गन एवं मुरे ने किया था। कब किया था? 1935 के अंतर्गत, ठीक है ना। इस TAT के अंदर अलग अलग प्रकार के जो आइटम्स दे रखे हैं परीक्षण, उनका जो संपूर्ण रूप से दे रखा है उनका है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं TAT, ठीक है। TAT आपका नाम आते ही सीधा आपके मन में ये आना चाहिए
कि टीएटी का निर्माण किसने किया, तो टीएटी का निर्माण मॉर्गन एंड मुरे ने किया। ठीक है, फिर आता है हरमन रोसे। हरमन रोसे ने 1921 में शाही डब्बा परीक्षण, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, चाहे फर्स्ट ग्रेड की बात करो, आप सेकंड ग्रेड की बात करो, चाहे थर्ड ग्रेड रीट या सी टेट की बात करो, इनके अंतर्गत यदि मनोवैज्ञानिक में से किसी एक एग्जाम में यदि पूछा, एग्जाम बनने मतलब इस शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न बनने का जो चांसेज रहते हैं, सबसे ज्यादा चांसेज इसमें आपसे पूछा जाएगा कि शाही दबाव परीक्षण किसके द्वारा निर्माण करवाया गया, तो हरमन रोसे द्वारा शाही दबाव निर्माण परीक्षण का करवाया गया है। ठीक है, कब करवाया गया, 1921 के अंदर। फिर आता है हमारे सामने गाल्टन। गाल्टन ने 1879 में स्वतंत्र शब्द सहचार्य विधि का निर्माण किया था। सीधे सीधे ये जो पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चैप्टर की जो लास्ट क्लास है इस शिक्षा मनोविज्ञान की, जो लास्ट क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से 101% आपसे एक क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाएगा। ठीक है, तो गाल्टन ने क्या कहता, 1879 के अंतर्गत स्वतंत्र शब्द सहचार्य विधि का निर्माण किया था। आप ये सारी चीजें सीधा, इनको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे फैक्ट है। और तृतीय श्रेणी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत यदि आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत, तो वो सीधे के सीधे आपसे फैक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं हम आगे। ठीक है, 16 PF तो आपके सामने कैटल आना चाहिए। ठीक है ना, और टीएटी का निर्माण मॉर्गन एंड मुर्रे। शाही दबाव परीक्षण किसने किया, हरमन रोसे ने। और स्वतंत्र शब्द सहचार्य विधि का निर्माण किसने किया, गाल्टन ने। ठीक है ना, ये सारी चीजें आपके अंतर्गत आपको पूरी याद होनी चाहिए। ठीक है ना, फिर आता है मनोविज्ञान आता है, पाइन एवं टेडलर ने वाक्य पूर्ति परीक्षण, यानी जैसे हम वाक्य पूर्ति परीक्षण, जैसे भारत की राजधानी है, तो इस वाक्य को पूर्ण करने की वाक्य पूर्ति परीक्षण किसके द्वारा दी गई है, पाइन एंड टेडलर के द्वारा। ठीक है, इस तरह से वाक्य पूर्ति परीक्षण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर आता है जॉन डीवी। इसको भी आप विशेष रूप से याद रखा जाए, इंपोर्टेंट लगा के, कि जॉन डीवी कौन था, इसने प्रगतिशील शिक्षा के जनक माना जाता है। किसको, जॉन डीवी को। प्रगतिशील शिक्षा का जनक किसे माना गया है, जॉन डीवी को। ठीक है, फिर आते हैं रूसो। रूसो ने, इसका एक ग्रंथ है एमिल ने में बालक की शिक्षा की विस्तृत योजना प्रस्तुत की गई। ये जो ग्रंथ है, पूछ लिया जाएगा एमिल नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो रूसो के द्वारा इसकी रचना की गई थी। फिर आता है विलियम स्टर्न के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धिलब्धि का संप्रदाय दिया गया। पूछ लिया जाएगा आपसे कि सर्वप्रथम बुद्धिलब्धि का संप्रदाय किसने दिया, तो सीधा का सीधा विलियम स्टर्न ने दिया। ये फैक्ट है, इसमें समझाने लायक कोई चीज है नहीं, आपको सारे के सारे आपको याद करने हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे कि टर्मन के द्वारा बुद्धिलब्धि का सूत्र दिया गया। ठीक है ना, इसमें सर्वप्रथम, ये देखो इस चीज को इंपॉर्टेंट आप याद रखना है, स्टर्न के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धिलब्धि का संप्रदाय दिया गया, लेकिन बुद्धिलब्धि का सूत्र किसने दिया, वो दिया टर्मन ने। इस चीज को आप याद रखें। ठीक है, फिर है बेंजामिन ब्लूम के द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, यानी शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हैं उनका वर्गीकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, तो बेंजामिन ब्लूम के द्वारा गया। यानी ब्लूम का शैक्षिक वर्गीकरण प्रसिद्ध है, इतिहास मतलब आपके मनोविज्ञान के क्षेत्र में इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर आता है मार्गरेट मीड के द्वारा अनुदैर्ध्य अध्ययन, ये जो समूह नामक द्वीप है, द्वीप पर किया गया है। यानी मार्गरेट मीड के द्वारा जो अनुदैर्ध्य अध्ययन किया गया, वो कहां पर किया गया, वो एक समूह नामक द्वीप के ऊपर किया गया है। बढ़ते हम आगे, फिर आता है हमारे सामने हर्बर्ट तथा फ्रोबेल। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट करके। ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सीधा सीधा। ठीक है ना, हर्बर्ट और फ्रोबेल ने शिक्षा को मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित करने का उपागम विकसित किया है। यानी हर्बर्ट तथा फ्रोबेल ने शिक्षा को मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर क्या करने का उपागम विकसित करने का प्रयास किया गया। किसके द्वारा, हर्बर्ट और फ्रोबेल के द्वारा। फिर आता है ना, फ्रोबेल ने किंडरगार्टन विधि द्वारा
शिक्षा में आरंभिक अनुभवों का महत्व स्पष्ट किया है। यानी फ्रोबेल के द्वारा जो किंडरगार्टन विधि का निर्माण किया गया है, ठीक है ना, उसके द्वारा शिक्षा में जो आरंभिक अनुभव होते हैं हमारे सामने, उनका महत्व स्पष्ट किसने किया था? फ्रोबेल ने किया। ठीक है, फिर आता हमारे सामने किलपैट्रिक। किलपैट्रिक ने क्या कहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रोजेक्ट प्रणाली, ये जो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं ना स्कूल के अंतर्गत, ठीक है ना, जो हमारा कक्षा 6 से 8 जो हमारे 3 सब्जेक्ट, कला संस्कृति, स्वावलंबन की सीख और स्वास्थ्य के ऊपर 3 सब्जेक्ट थे, उनमें प्रोजेक्ट बनाने की जो प्रणाली थी वो किसके द्वारा? किलपैट्रिक के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इसको क्या कहते हैं कि प्रोजेक्ट प्रणाली का जनक किसको कहते हैं? किलपैट्रिक को कहते हैं। ठीक है ना, ये क्या है कि जन्म देते हुए करके सीखने, यानी प्रोजेक्ट क्या कहते हैं कि आप खुद किसी कार्य को खुद करो। ऐसा नहीं हो कि आपने कॉपी पेस्ट कर लिया या कि आप खुद उस चीज को बनाओ, तब आपको उस पूरी चीज का नॉलेज होगा। यदि आप उस फील्ड के उस चीज प्रोजेक्ट को तैयार नहीं करोगे, जैसे मैं एक एरोप्लेन बना रहा हूं, ठीक है ना, जब तक मैं उस एरोप्लेन का खुद नहीं, उस प्रोजेक्ट को खुद तैयार नहीं करूंगा, तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि वास्तव में एरोप्लेन क्या है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट विधि का सबसे अच्छा उदाहरण है कि इस व्यक्ति खुद करके सीखता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने डाल्टन प्रणाली को जन्म दिया। इंपोर्टेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कि डाल्टन प्रणाली का जन्म किसने दिया? तो मिस हेलेन पार्कहर्स्ट के द्वारा, जिसमें छात्र को क्या कहें, जिसमें छात्र को अपनी योग्यता, क्षमता और रुचि के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। यानी प्रोजेक्ट प्रणाली के अंतर्गत व्यक्ति खुद कार्य करके सीखता है, लेकिन उसमें रुचि हो या नहीं हो, ये इस चीज को महत्व या ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने जो डाल्टन प्रणाली अपनाई थी या इसका जो निर्माण किया था, उसके अंतर्गत छात्र को अपनी योग्यता, क्षमता और रुचि के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाती है। उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं डाला जाता है। ठीक है, अब आता है हमारे सामने डॉक्टर कार्लटन वॉसबर्न ने बिनेटिका एक इकाई, इन्होंने इकाई प्रणाली का प्रतिपादन किया है। इसमें योजना में भी बालक को कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। ऐसी इन्हीं जो इकाई प्रणाली है उसको किसने दिया? डॉक्टर कार्लटन वॉसबर्न ने दिया था। इसके अंदर की भी बालक को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन इसमें योग्यता तथा रुचि को इसमें ध्यान नहीं दिया गया। यानी बालक उस क्षेत्र में कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र तो है, लेकिन उसकी जो रुचि है या उसकी योग्यता है उसके अंतर्गत देखा नहीं गया है। ठीक है, अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है बेल्जियम, एक स्थान का नाम है। बेल्जियम के प्रोफेसर है डॉक्टर ओविड डेक्रोली। याद रखना, डेक्रोली से क्या आता है? डेक्रोली प्रणाली। ठीक है ना, आपसे सीधा डेक्रोली प्रणाली के बारे में पूछ लिया जाए तो सीधा का सीधा आपको ओविड डेक्रोली, यदि ओविड डॉक्टर ओविड दे रखा है और ये डेक्रोली नहीं दे तो आपको इस चीज को याद रखना है कि डेक्रोली प्रणाली का जो प्रतिपादन किसने किया? डॉक्टर ओविड डेक्रोली ने किया था। इनके अनुसार क्या होता है कि बालक को शिक्षा उसके जीवन से ही मिलनी चाहिए। यानी बालक को जो शिक्षा हम दे रहे हैं उसके जीवन के अनुरूप देनी चाहिए। जैसा जिस वातावरण में बालक पैदा हो रहा है उस वातावरण के अकॉर्डिंग उसको शिक्षा देनी चाहिए। जैसे हम बात करते हैं मारवाड़ के रहने वाले हैं और बच्चे को जन्म से हम इंग्लिश मीडियम में डाल रहे हैं, घर में सारे जो मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची जो भी है वो सारे अनपढ़ है, और बच्चा फिर वो इंग्लिश बोलेगा तो ना तो घर वालों को समझ में आएगा, ना घर वाले जो बोलेंगे ना उसको समझ में आएगा। इसलिए इन्होंने कहा है कि जो बालक को शिक्षा है उसको जीवन से ही शुरू करनी चाहिए शिक्षा देने का कार्य। जब से वो जैसे जैसे बड़ा बच्चा होता जाए उसको उसके अकॉर्डिंग शिक्षा उसको देनी चाहिए। फिर है डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी ने मॉन्टेसरी प्रणाली का प्रतिपादन किया। यह विधि है जो मंद बुद्धि बालकों के लिए बहुत उपयोगी है। स्वतंत्रता, आत्म अनुशासन, आत्मनिर्भरता, व्यवहारिक शिक्षा, व्यक्तिगत शिक्षा तथा कर्मेंद्रिय एवं
ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा इस प्रणाली पर आधारित है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि बनने का चांस है तो आपको यहां से पूछ सकते हैं। वेरी वेरी आप इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है। और याद रखना कि डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी ने जो मॉन्टेसरी प्रणाली का निर्माण किया है, ठीक है ना, इसका जो प्रतिपादन किया, ये किन लोगों के लिए, जो मंद बुद्धि बालक हैं उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी है, ठीक है ना, क्योंकि उनके इसमें स्वतंत्रता, आत्म अनुशासन, यानी जो मंद बुद्धि बालक है उनको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता, उनकी जो आत्म अनुशासन है, उनका जो आत्मनिर्भरता है, उनका जो व्यवहारिक शिक्षा है, व्यक्तिगत शिक्षा है, कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का भी इसमें पूरा ध्यान रखा गया है। शिक्षा इस प्रणाली पर आधारित, इस जो मॉन्टेसरी प्रणाली है इस रूप से इसका निर्माण किया गया है, जिससे जो मंदबुद्धि बालक, या हम कह सकते हैं कि जो असामान्य बालक होते हैं, जो सामान्य से अलग होते हैं, या उनको मंद बुद्धि, जो जिनका बुद्धि का स्तर थोड़ा कम होता है, उनके लिए मॉन्टेसरी जो प्रणाली है वो बहुत ही फायदेमंद और बहुत ही उपयोगी है। परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए कि मंद बुद्धि बालकों के लिए कौन सी प्रणाली सर्वोत्तम है, तो वो है मॉन्टेसरी प्रणाली। और इसका निर्माण किसने किया, तो डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे हमारे महात्मा गांधी। इन्होंने क्या कहा, जो बेसिक शिक्षा है, बेसिक शिक्षा प्रणाली का प्रतिपादन किया, और ये जो प्रणाली है बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देती है, ठीक है, मिस हो गया है, ठीक है ना, बल देती है। यानी बेसिक शिक्षा प्रणाली का जनक कौन है, तो बेसिक शिक्षा का नाम आते ही सर्वप्रथम आपको याद आना चाहिए महात्मा गांधी, जिन्होंने क्या कहा कि जो बालकों को देने वाली जो शिक्षा है, या इस बेसिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत बालक का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, ठीक है ना। महात्मा गांधी जी ने कहा कि शिक्षा का ऐसा उपयोग या इस तरह से इसका प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे बालक पढ़ते पढ़ते अपना खुद अपना व्यवसाय कर सकता है। देखो आज हम देखते हैं कि लोगों के पास MA PhD करके डिग्री बैठे हैं, लेकिन फिर भी बेरोजगार है, क्योंकि जो हमारा जो शिक्षा का जो व्यवस्था है वो सही ढंग से नहीं है, ठीक है ना। बाकी यदि मान लो सही तरीके से होना तो आदमी ग्रेजुएशन के साथ साथ उसको उसका फील्ड वर्क चॉइस करके उस फील्ड के अंतर्गत चला जाना चाहिए, ठीक है ना। तो शिक्षा के अंतर्गत कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से ये बेरोजगारी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। फिर आता है हमारा विलियम जेम्स। 1890 के अंतर्गत अपना एक ग्रंथ है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, याद रखना हिंदी और इंग्लिश, जो प्रकाशित हुआ था 1890 के अंतर्गत, किसका, विलियम जेम्स का। एक ग्रंथ का नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जिसका प्रकाशन कब होता है, 1890 के अंतर्गत। क्या कहते हैं देखते हैं आगे, ठीक है। हमारे सामने आते हैं स्टैनले हॉल। 1891 के अंतर्गत अमेरिका में बालक के अध्ययन संबंधित प्रथम पत्रिका पेडागोजिकल सेमिनरी का आरंभ की। यानी जो प्रथम पत्रिका है अध्ययन संबंधित, किसने आरंभ की थी, स्टैनले हॉल ने। कहां पर, अमेरिका में, ठीक है। फिर आता है हमारा एक मनोवैज्ञानिक आते हैं हल, बात करते हैं 1925 में, जिसका एक ग्रंथ है, क्या है, ए थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी मानव व्यवहार को जैविक के सामाजिक माना है। यानी जो मानव का जो व्यवहार है उसको जैविक के सामाजिक माना गया है। किस ग्रंथ के अंतर्गत, ए थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के अंतर्गत। इस ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो हल के द्वारा की गई थी। कब की थी, 1925 के अंतर्गत। फिर आता है हमारे सामने एक वैज्ञानिक आते हैं टॉलमैन, जो आपने नाम सुना ही है, ठीक है ना। 1932 के अंतर्गत अपना एक ग्रंथ है पर्पस बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन, में प्रयोजन में व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया गया। यानी जो प्रयोजन में के अंतर्गत जो व्यवहार का प्रतिपादन वो किसने किया था, टॉलमैन के द्वारा किया गया। कब किया था, 1932। किसके, इसका जो ग्रंथ है ये आपको याद रखना है, ग्रंथ के बारे में कभी कभी पूछा जा सकता है, ठीक है,
क्योंकि थर्ड ग्रेड के अंतर्गत सबसे ज्यादा फैक्ट पर्सन पूछे जाते हैं, और फैक्ट पर्सन में आपको परिभाषा या किसी ग्रंथ का नाम या किसी बुक्स का नाम पूछ सकते हैं कि ये बुक्स किसके द्वारा लिखी गई थी या ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था। इस चीज को आप आराम से याद रखें, शॉर्ट नोट्स बना के रखें, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे स्किनर आता है 1938 में। इनका ये जो ग्रंथ है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अधिगम के क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यानी ये जो क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत है वो हम आगे अधिगम के अंतर्गत इस पर विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे, तभी आपको ये समझ में आएगा जो ये क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत है वो किस रूप से लागू होता है, इसका प्रयोग कहाँ पर किया गया है, वो सारा हम यूनिट सेकंड के अंतर्गत करेंगे। तो जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया, स्किनर के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा, स्किनर के द्वारा, ठीक है। कब दिया गया, 1938 के अंतर्गत, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। E.L. थॉर्नडाइक ने अधिगम के मुख्य तथा गौण नियमों, यानी E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा जो अधिगम के अंतर्गत आते हैं ना, मुख्य और गौण नियमों के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान, यानी मुख्य और गौण नियम जो अलग अलग होते हैं उनका जो पूरा प्रकाशित करने का श्रेय किसको जाता है, थॉर्नडाइक को जाता है। और ये जो मुख्य और गौण नियम है ये कहां पर, अधिगम के अंतर्गत आपसे पूछा जाएगा। फिर आता है एडवर्ड बांडुरा। एडवर्ड बांडुरा क्या कहते हैं कि अधिगम के सामाजिक अधिगम सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। यानी एडवर्ड बांडुरा ने कहा है कि अधिगम के जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत का किसने प्रतिपादन किया, बांडुरा के द्वारा प्रतिपादित किया गया। फिर हमारा नेक्स्ट जेरम एस ब्रूनर ने पियाजे के संज्ञानवादी, यानी संज्ञानवादी विचारधारा किसकी थी, पियाजे की थी। तो जेरम एस ब्रूनर ने पियाजे के संज्ञानवादी विकास सिद्धांत की व्याख्या की। यानी पियाजे के संज्ञानवादी जो सिद्धांत है उसकी जो व्याख्या किसके द्वारा की गई थी, वो की गई है ब्रूनर के द्वारा, ठीक है। फिर आता है ब्रूनर ने शिक्षा की प्रक्रिया, याद रखना शिक्षा की प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है, आप इसको हाईलाइट कर सकते हो। शिक्षा की प्रक्रिया नामक पुस्तक की रचना कर शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी आपसे सीधा सीधा पूछा जाए कि शिक्षा की प्रक्रिया नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, तो ब्रूनर के द्वारा। ब्रूनर ने पियाजे का जो संज्ञानवादी सिद्धांत है उसकी व्याख्या किसके द्वारा की गई थी, ब्रूनर के द्वारा। ये दो चीजें इससे संबंधित आपको याद रखनी आवश्यक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। तो ब्रूनर ने संरचनात्मक अधिगम को महत्व देते हुए संरचनात्मक अधिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। यानी इन्होंने जो संरचनात्मक अधिगम को इन्होंने महत्व दिया और इस महत्व को आगे बढ़ाते हुए अपना एक सिद्धांत प्रतिपादित किया है। उस सिद्धांत का नाम है संरचनात्मक अधिक सिद्धांत, ठीक है ना। तो आप ब्रूनर के संबंध में आप लिख सकते हो कि ब्रूनर ने पियाजे के सिद्धांत का, पियाजे के सिद्धांत की व्याख्या की, ठीक है। और इसकी जो पुस्तक है, पुस्तक के अंतर्गत शिक्षा की प्रक्रिया, शिक्षा की प्रक्रिया नामक पुस्तक शिक्षा की प्रक्रिया नामक पुस्तक, ठीक है ना। तो ब्रूनर से संबंधित आपसे पूछ लिया जाएगा कि ब्रूनर ने
शिक्षा मनोविज्ञान का के अंतर्गत क्या क्या योगदान था, तो इन्होंने पियाजे के सिद्धांत की विस्तृत रूप से व्याख्या की थी। इनके द्वारा शिक्षा प्रक्रिया नामक पुस्तक का प्रतिपादन किया गया तथा संरचनात्मक अधिगम को महत्व देते उसने संरचनात्मक अधिक सिद्धांत का प्रतिपादित किया गया था। फिर आता है हमारे सामने एब्राहम मैस्लो। कौन आता है? एब्राहम मैस्लो ने 1962 के अंतर्गत मानवतावाद संप्रदाय की स्थापना की। यानी एब्राहम मैस्लो के बारे में दो चीजें पूछ सकती हैं कि इसने मानवतावाद संप्रदाय की स्थापना किसने की? एब्राहम मैस्लो के द्वारा। कब की थी? 1962 के अंतर्गत, जिसे मनोविज्ञान का तीसरा बल, थोड़ा मिसप्रिंट देख लेना आप, ठीक है ना, सही कर लेना, ठीक है। तो मनोविज्ञान का जो तीसरा बल है, ठीक है, बल कहा जाता है किसका? ये जो मानवतावाद संप्रदाय की स्थापना की, इस संप्रदाय को मनोविज्ञान का तीसरा बल कहा गया है, ठीक है। अब ये जो हमारा जो फैक्ट पॉइंट थे आज आपके सामने 20-25 जो फैक्ट पॉइंट थे, उसको आप आराम से याद कर लेना। इसकी जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे दे रखी है, आराम से आप उस पीडीएफ को देख लेना, लिख लेना। और इस पीडीएफ के अंतर्गत आपको 3rd ग्रेड शिक्षा भर्ती परीक्षा के अंतर्गत आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा। आपका जो आज का जो हमारी जो क्लास थी वो आपको कैसी लगी, इसका रिव्यू हमें कमेंट बॉक्स में देते रहे। और कोई भी आपके शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से आपको नव वर्ष की मंगल कामनाओं के साथ आने वाला साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेके आए और आप जल्दी से जल्दी सभी शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंतर्गत परीक्षा को उत्तीर्ण करते हुए आप सभी का जो सपना है शिक्षक बनने का, वो माता रानी की कृपा से सबका साकार हो। ऐसी ही मंगल कामना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।